नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। निडर होना कभी कभी इंसान को भी मुसीबत में डाल सकता है। मेरा नाम वीरेंद्र है और लोग बाग मुझे बबलू के नाम से भी जानते थे। अधिकांश मेरे फ्रेंड सर्कल बबलू के नाम से ही पहचानते थे, लेकिन असली नाम तो मेरा वीरेंद्र था। मैं बिहार का पटना का रहने वाला। ये जो मेरे साथ में डरावनी घटना घटी थी ना, साल था 2001 का। मेरी शादी को लगभग 1 साल बीत गया था। मैं पटना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी एक छोटे से गांव का रहने वाला और पटना में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। मेरी पत्नी को गए हुए मैके लगभग 1 महीना बीत चुका था। मुझे अब जा करके लेके आना था। मैं अब प्रोग्राम बना लिया था कि जब वीकेंड आएगा, जब संडे की छुट्टी होगी, तो शनिवार के रात को ही अपने ससुराल निकल जाऊंगा, ताकि संडे मैं अपना पूरा ससुराल में आराम कर सकूं और फिर मंडे को सुबह सुबह अपनी बाइक पर बिठा करके अपनी पत्नी को पटना लौट आऊंगा। प्रोग्राम हमारा फिक्स था और मेरी पत्नी भी इसके बारे में जानती थी। अब मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था, कभी कभी शनिवार को इतना रस हो जाता था, इतना भीड़ हो जाता था, इतने सामान आ जाते थे पार्सल। अब उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अपना काम ख़त्म करने पर लगा था, लेकिन पार्सल तो आती रही। मैं सोचता था कि चलो यही एक पार्सल का लॉट है और जल्दी जल्दी मैं सब कुछ सही कर दूं, एंट्री कर दूं, इसके बाद निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा नसीब ही उस रात को खराब थी। पार्सल रुकता नहीं है। आखिरकार रात का 9 बजे मैं काम से फुर्सत पाता हूँ। एक बार तो मन किया कि मैं तो थक गया हूँ, छोड़ो आज नहीं जाते हैं, संडे को सुबह ही चलेंगे। अब चलते हैं अपने कमरे पर, आराम करते हैं और सुबह तड़के जैसे ही नींद खुलेगी, फ्रेश होकर के हम अपने ससुराल की तरफ चल पड़ेंगे। घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन घर आने के बाद जब सुनी दीवारें, सुनासान पूरा घर दिखता है, पत्नी के बिना तो घर भुतहा की तरह लगता ही था। पत्नी की याद आ जाती है। अब मैं सोचता हूँ कि कौन सा दूरी है भाई, मेरा ससुराल था 2.5 घंटे के रास्ते पर था पटना से। अब मैं सोच लिया कि अरे भाई, मैं अपने पत्नी के गम में बैठ कर के याद करूँगा। आज चलो ना निकल लेते हैं, कौन सा मुझे बस पकड़नी है, मेरे पास अपनी खुद की बाइक है, ससुराल में मुझे दहेज से मिली हुई थी। अब मैं फैसला नहीं कर पाता हूँ। एक मन तो मेरा कहता है कि नहीं नहीं, अब रात ज़्यादा हो गई है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रास्ता भी ठीक ठाक तो नहीं है। लेकिन मैं निडर इंसान था, डरता तो बिल्कुल नहीं था, भूत प्रेत पर कभी यकीन करता नहीं था। ये जो निडरपनी थी ना, मुझे अब इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि तू भूत प्रेत से तो डरता नहीं है, तो फिर क्यों इस घर में बैठ करके अपनी पत्नी को याद कर रहा है। चल निकलते हैं। और फिर क्या था, मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर अपनी बाइक निकाल देता हूँ, बाइक स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने ससुराल की तरफ चल देता हूँ निडर होकर के। जब मैं निकलता हूँ ना, तो रात तो पहले ही काफ़ी हो चुकी थी। अब सड़कें बिल्कुल सुनसान। शहर में तो थोड़ा बहुत रौनक था भी, कुछ वाहन, अब कुछ दुकानें खुली नज़र आ रही थी, वो भी दुकानें बंद हो रही थी। और जैसे जैसे मैं शहर से बाहर निकलने लगता हूँ, पूरी सड़क सुनसान होने लगती है। पूरा हर तरफ जिधर जिधर देखो उधर ही सुनसान लग रहा है। लेकिन शुक्र था कि आज चांदनी रात थी और आसमान भी बिल्कुल साफ था। मुझे लगा क्या, अब तो मैं शहर से बाहर आ गया हूँ, अब कितना दूर है। मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ कि चलो अब तो मैं अपने ससुराल पहुँच ही जाऊँगा। और इसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ। मैं अपने ससुराल के आसपास करीब 2-2.5 घंटे के बाद पहुंच गया था, मतलब आधी रात के आसपास में। मुझे समय का ज्ञात नहीं था। मैं बड़ा एकदम पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल था। महीना दिन हो गया था पत्नी से मिले हुए। मुझे तो लग रहा था कि बस कब मैं अपने ससुराल पहुंचूं, कब अपनी पत्नी का चेहरा देखूं, ताकि मुझे सुकून मिल सके। ऐसा ही उस रात को मेरी हालत था। और बाइक भी मज़े से चल रही थी, नई बाइक थी, ससुराल से दहेज में मिला हुआ। और वो भी कह रही थी कि चल भाई,
मैं तो तैयार हूँ। हम बिल्कुल अपने ससुराल से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर अब रुक गए थे। रुकना इसलिए था कि मुझे अब रास्ता मिल नहीं रहा था। जो रास्ता था ससुराल का, वो सड़क मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन चांदनी रात थी, आधी रात हो चुकी थी। अब उस सड़क पर मैं आकर के रुक जाता हूँ, अटक जाता हूँ। वहाँ पर कुछ दूरी पर एक आगे भी ये सड़क दिखाई देती है, और उससे आगे जाता हूँ तो एक और सड़क दिखाई देती है। सब एक ही दिशा में जा रही है। कौन सी सड़क मेरे ससुराल में जाती है, मैं यहाँ पहचान नहीं पाया था। अब मैं इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अब नया नया शादी हुआ था। अब मैं कई बार तो ससुराल गया नहीं था। बस एक बार पत्नी को छोड़ने के लिए जरूर गया था, और उस टाइम हम लोग बातचीत में लगे हुए थे। पत्नी ने मुझे रास्ता सब कुछ बताया था कि हाँ यही सड़क है, अब देखो यहाँ से हमें दाहिनी साइड को मुड़ जाना है, और इसके बाद कुछ ही दूरी पर हमारा गांव दिखने लगेगा। मैं तो पहुंच गया था पत्नी के साथ में, लेकिन जब अकेले आता हूँ ना, मैं ठिठक जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ तो 3 सड़क नजर आ रही है, एक थोड़ा और आगे है, एक थोड़ा और आगे है। कौन सी सड़क मेरे ससुराल की तरफ जा रही है? और वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ससुराल था। बड़ा नज़दीक पहुँच गए थे। आखिरकार एक सड़क पर, जो पहली सड़क है ना, उस पर मैं चल देता हूँ। अब कुछ दूर चलने के बाद बिल्कुल जगह खुली खुली थी। गांव जरूर नजर आना चाहिए था। गांव की लाइटें दूर से चमकती हुई नजर मैं देख सकता था, लेकिन जब दिखाई नहीं पड़ता तो मेरे मन में संदेह होने लगता है कि गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया। मैं ब्रेक लगा देता हूँ। कुछ देर नीचे उतर करके आसपास में जायजा लेता हूँ कि कहीं तो गांव होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान हर तरफ मुझे दिख रहा है, कहीं भी गांव का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ? मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लगा कि ये रास्ता नहीं है, शायद अगला वाला सड़क है, मुझे उस पर चलना चाहिए था। इस पर तो और मेरा टाइम खराब हो गया। और इसके बाद मैं बाइक मोड़ता हूँ और फिर मेन सड़क पर आ जाता हूँ। मेन सड़क पर आता हूँ और दूसरा वाला रास्ता अब पकड़ लेता हूँ। लेकिन उस पर भी जब जाता हूँ ना, तब ससुराल की गांव मुझे नजर नहीं आता है। आखिरकार गांव गया कहाँ? क्या मैं फिर गलत सड़क पर आ गया हूँ? मैं बाइक रोक देता हूँ, और फिर जैसे पहले सड़क पर मैं बाइक रोक करके इधर उधर देखना शुरू किया था, वहां पर भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अंधेरी रात नहीं थी, चांदनी सी रात थी। चांद की रोशनी दूर दूर तक नजर आ रही थी। अगर कोई गांव होता तो मुझे साफ नजर आ जाता, लेकिन कोई भी गांव मुझे नजर नहीं आता है। गांव का कोई सबूत भी नहीं मिलता है। अब मैं थोड़ा परेशान तो जरूर हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। जब मैं पत्नी के साथ में आया था तो वहां पर ऐसे 3 रास्ते तो नहीं थे, वहां तो एक ही सड़क थी, और एक ही सड़क पर हम मुड़ गए थे। और फिर कुछ दूर चलने के बाद ससुराल मेरा गांव नजर आने लगा था। लेकिन क्या अब गांव कहाँ गया? मैं जरूर गलत रास्ते पर आ गया हूँ, या तो वो सड़क इनसे आगे है। मैं सोचा कि चलो तीसरी सड़क भी देख लेता हूँ। वो सड़क पे भी जाता हूँ तो मुझे वही सब कुछ नजर आता है। मतलब वो सड़क कहाँ जा रही है? सड़क नहीं बोल सकते उसको, कच्ची कच्ची रास्ता, कच्चा रास्ता ही बोल सकते हैं। अब रोड भी नहीं बोल सकते उसको। लेकिन ये थी ना, बाइक मजे से चल रही थी उस पर, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। दोनों साइड में खेत खलियान मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन गांव कोई नजर नहीं आ रहा था। या तो गांव होगा तो बहुत दूरी पर होगा। मैं बहुत परेशानी से घिरा हुआ था। मुझे लगने लगा कि रात को आकर के मैं ठीक नहीं किया। अब मैं अपने गांव का रास्ता, ससुराल का रास्ता किससे पूछूं? फिर मैं मेन सड़क पर आ जाता हूँ, आगे जाने लगता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे अब दाहिनी साइड में मुड़ना था, लेकिन कोई सड़क नजर नहीं आती। और तब मैं बाइक रोक देता हूँ। बाइक रोक करके मैं इधर उधर देखने लगता हूँ कि कोई मुझे ऐसा संकेत मिल जाए, ऐसा कोई निशानी मिल जाए, ताकि मैं पहचान सकूं कि आखिर मेरे ससुराल है कहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ रात में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और तभी खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे खांसने की आवाज़ सुनाई देती है तो मैं समझ गया कि कोई इंसान ही है, इंसान खांस रहा है।
और उस टाइम में मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था। खांसने की आवाज़ जब मैं सुना तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। इंसान है, कोई तो कोई है, तभी तो खांस रहा है। लेकिन खांसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है? मैं आसपास उस सड़क पर देखने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा घर, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे इंसान रहता हो नज़र नहीं आ रही थी। दोनों साइड में झाड़ियाँ थी। झाड़ियों के बीच में वो सड़क आगे तक जा रही थी। तब एक बार और खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अंदाज़ा लगा लेता हूँ, अरे ये तो बाईं साइड के सड़क पर है। जब मैं झाड़ियों के अंदर से बाहर निकलता हूँ तो खेत का इलाका मुझे दिखता है। वहाँ पर एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा हुआ था और वही खांस रहा था। मैं उसको देखता हूँ तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि चलो भाई, ये तो लोकल आदमी है, मुझे तो अपना ससुराल का रास्ता ज़रूर बता देगा। मैं खुश होकर के उसके पास जाने लगता हूँ। मुझे तो डर था नहीं, भूत प्रेत पर कभी यकीन करता नहीं था, मैं निडर इंसान था। और जैसे ही मैं उस अधेड़ के पास पहुँचता हूँ और वो मुझे देखता है, कुछ बोलता नहीं है। तब मैं उस अधेड़ व्यक्ति को अब अच्छे से बात करता हूँ कि बाबा जी, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ मेरा ससुराल है, गांव का नाम बताता हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे मदद कर दीजिए ना, मुझे अपने ससुराल पहुँचना है, वो रास्ता मुझे बता दीजिए। आप तो यहीं के लोकल रहने वाले हैं, आपको पता भी होगा। वो अभी तक कुछ बोला नहीं था, मुझे देख रहा था, मुझे बस ऐसे ही निहारे जा रहा था। मैं उसको देख रहा था, शायद उसको नज़र कम आ रही थी, ऐसा मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा था। चांदनी रात थी, ऐसा भी नहीं था कि अंधेरा था। 2-3 बार मैं उससे बोला, लेकिन अपनी जगह से उठता नहीं है और ना मुझसे बात करता है। तो मैं थोड़ा झिझकने लगता हूँ। मुझे लगता है कि इसको सुनाई नहीं दे रही है या मेरे को देख नहीं पा रहा है, कोई ना कोई समस्या तो इसके साथ में है। मैं थोड़ा और नज़दीक पहुँच जाता हूँ। तब मैं कहता हूँ, बाबा जी, आप मेरी बात को शायद समझ नहीं पाए हो। मैं भटका हूँ, एक यात्री हूँ, मैं शहर से आया हूँ। अब पास में ही कहीं आसपास में मेरा ससुराल है। अपने ससुराल का गांव का नाम बताता हूँ। मैं उस अपने जगह पर जाना चाहता हूँ, ससुराल में जाना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे वो रास्ता बता दीजिए जो मेरे गांव ससुराल तक जा रही हो। तब वो कहता है, बैठो यहाँ पर। भारी आवाज़ थी, अब उसको खांसी भी आ रही थी। मुझे लगा कि सर्दी जुकाम से अगला परेशान होगा, इसलिए भारी आवाज़ उसकी निकल रही है। तब मैं कहने लगा, नहीं बाबा, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने ससुराल जाना चाहता हूँ, कृपया आप तो यहीं के हो ना, तो मुझे वो रास्ता बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो दूसरी बार कहता है कि बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पर। इस बार थोड़ा जोर से बोलता है, आवाज़ में भारीपन था। ना जाने मुझे बदन में झुरझुरी सी होने लगी थी दूसरी बार आवाज़ सुन करके, और ना चाहते हुए भी मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ। खेतों के मुंडेर पर बैठा हुआ था, अब मुझे भी मुंडेर पर बैठना पड़ा। तब मेरी तरफ देखता है, तुम्हारे बैग में क्या है? मैं पीठ पर अपना पिट्ठू बैग टांग रखा था। ससुराल के लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह, कुछ मिठाई भी मैंने ले रखा था। मैं कहता हूँ कि बस कपड़े लेते हैं और कुछ ससुराल के लिए, बच्चों के लिए मिठाई है। वो कुछ बोलता नहीं है, बस मेरी बैग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। तब मैं कहता हूँ, बाबा जी, आपने बोला था ना, आपने बोला था आप मुझे रास्ता बता देंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं बैठ भी गया, लेकिन अभी तक आपने मुझे रास्ता नहीं बताया। बता दीजिए ना, मुझे अपना ससुराल पहुंचना है, जल्दी कीजिए ना। लेकिन अभी भी खामोशी से मेरी तरफ नहीं, मेरे बैग की तरफ देख रहा था, जैसे बैग में एक्सरे कर रहा हो, जैसे उसको साफ साफ नजर आ रहा हो कि मेरे बैग में कुछ रखा हुआ है जो उसके लायक है। उसकी नज़रें मैं देखता हूँ, वो मेरी तरफ नहीं, मेरे बैग की तरफ देख रहा था। मेरे पीठ पर लदा हुआ जो बैग था, पिट्ठू बैग, उस पर उसकी नज़रें थी। तब मैं कहता हूँ, बाबा जी, क्या आप कुछ मिठाई खाना पसंद करेंगे क्या? जैसे ही बोलता हूँ ना, उसकी आंखें चमकने लगती है, वो खुश सा नजर आता है। और उसकी जो खांसी थी ना, बीच बीच में खांस रहा था,
वो खांसी भी रुक जाती है। मुझे लगा कि चलो बूढ़ा आदमी है, थोड़ी मिठाई दे देते हैं। और शायद मिठाई के लिए मेरे बैग को देख रहा है। मैं अपने बैग खोलता हूँ और उसमें से पैकेट खोल करके थोड़ी मिठाई मैं उसको दे देता हूँ। वो जल्दी से मिठाई को झपट लेता है। अब मेरे को देखते ही देखते वो सारा मिठाई जो मैंने दिया था वो खा लेता है। अब फिर मेरी तरफ वैसे ही देख रहा है। मैं कहता हूँ कि बाबा जी, बस थोड़ी सी मिठाई बची है ससुराल वालों के लिए। अब तो चलिए, मैंने आपको मिठाई भी दे दिया, अब तो मुझे रास्ता बता दीजिए। तब वो उठ करके खड़ा होता है। जैसे खड़ा होता है तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ कि शायद अब तैयार हो गया, इसको मैंने मिठाई दे दिया इसलिए प्रसन्न हो गया, नहीं तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था। मैं कहता हूँ बाबा जी, आपको तो रास्ता पता ही होगा कि मेरा ससुराल कहाँ पर है, कौन से रास्ते पर है। तब कहता है भारी आवाज में, हाँ मुझे सब कुछ पता है, चलो मैं तुमको आधे रास्ते तक छोड़ के आता हूँ। मैं उस बाबा की तरफ देखता हूँ जो जमीन पर बैठा हुआ उठ नहीं रहा था। हम मिठाई खाने के बाद झट से तैयार हो गया था। कहने लगा चलो मैं आधे रास्ते तक तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आवाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो आवाज अभी भी भारी लग रही थी। मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर्दी जुकाम में अक्सर इंसान की आवाज ऐसी हो जाती है, खराश की वजह से, गले में इन्फेक्शन की वजह से। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं कहता हूँ बाबा जी, आप मुझे आधे रास्ते तक क्यों छोड़ने के लिए जाओगे? मुझे वो सड़क बता दो और मैं आराम से निकल जाऊंगा, और आपको मैं लेके जाऊंगा, फिर कैसे आओगे? तब कहता है मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो घूमता रहता हूँ, मेरी चिंता की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे ससुराल तक पहुँचा दूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय सही नहीं है, अब समय बहुत खराब हो चुका है। वो ऐसी बातें करने लगता है जो अक्सर बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे। मुझे लगा कि हाँ, मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता हूँ। कहता है कि देखो बच्चा, तुम्हें रात में सफ़र नहीं करना चाहिए था, जमाना खराब है बेटा, बहुत तरह की समस्याएं अब रोड पर, खुली सड़क पर नजर आती है, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। मैं कहता हूँ हाँ बाबा, तब फिर ऐसी गलती क्यों किए हो? आधी रात में क्यों सफ़र करते हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो भारी आवाज में जैसे गांव के बड़े बूढ़े लोगों को समझाया करते थे, छोटे बच्चे को, इस तरह से मुझे वो समझा रहा था। मैं कहने लगा बाबा, मैं एक बात बोलता हूँ आपसे। तब वो मेरी तरफ देखने लगता है, कहता है क्या? अब मैं कहता हूँ बाबा, मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मैं निडर इंसान हूँ। डरना तो मैंने सीखा ही नहीं है। अगर डरता तो मैं इतनी दूर से सफर करके अकेले बाइक पर नहीं आता। आपको सोचना चाहिए, मैं किसी से नहीं डरता। बूढ़ा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं डरते, इंसान से नहीं डरते, तो भूत प्रेत से तो डरते होगे। मैं हंसने लगा। मैं कहने लगा कि बाबा, मैंने भूत प्रेत तो देखा ही नहीं है, ना ही मैं इन पर विश्वास करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे शिक्षा नहीं मिली है कि मैं भूत प्रेत को मानूं। अब फिर अपनी बात करके मुस्कुराने लगता हूँ। और तब कहता है कि बेटा, मानना चाहिए तुम्हें, जब भगवान है तो शैतान भी है। क्या तुम्हारे माता पिता ने इतना संस्कार नहीं दिया है? तब मैं कहने लगा हाँ, दिया है बाबा, माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, लेकिन भूत प्रेत के बारे में कभी नहीं बताए हैं, और कभी मुझे इसके बारे में शिक्षा नहीं दी है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, मैं भूत प्रेत पर कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। और इसके बाद बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें अब वहाँ तक छोड़ देता हूँ जहाँ तक मैं तुम चाहते हो, वो सड़क तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। फिर हम उसी रोड पर आ जाते हैं जहाँ मेरी बाइक खड़ी है। लेकिन जैसे ही मैं रोड पर आता हूँ ना, देखता हूँ कि बाइक तो मेरी है ही नहीं। बाइक कहाँ चली गई? अरे अभी तो 5-7 मिनट हुआ है बाबा के पास पहुँचा हूँ, और उसके बाद मैं लौट के आ ही रहा हूँ, तो इतनी देर में मेरी बाइक जा कहाँ सकती है? सन्न हो जाता हूँ बाइक को ना देख करके। ससुराल के दहेज में बाइक मिली हुई थी, बड़ा मैं जतन से रखता था उसको, ससुराल की निशानी थी, चमचमाती थी, हमेशा उसकी साफ सफाई का ख्याल रखता था। जब बाइक
नज़र नहीं आती है तो मैं घबरा जाता हूँ। बाबा से कहता हूँ, मेरी बाइक कहाँ गई, बाइक कहाँ गई। बाबा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे क्या मालूम, तुम बाइक लेके आए थे कि पैदल आए थे, मुझे क्या मालूम। अब चलो भी, मैं तुम्हें रास्ते तक पहुंचा देता हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। मैं गुस्सा करने लगता हूँ अपने आप पर, मेरी बाइक कहाँ है, मेरी बाइक के बिना कैसे जाऊंगा मैं। बाबा जी, आपने बाइक को कहीं देखा है, कहीं देखा है आते जाते। बाबा जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे कहाँ मालूम, मैं बाइक की आवाज़ तक नहीं सुनी, तुम शायद पैदल ही आए थे। तुम्हारे पास बाइक होती तो आवाज़ मेरे कानों तक जरूर पड़ती, मैंने तो बाइक का आवाज़ सुना भी नहीं। सच कहूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बाबा जी पर नहीं, अपने आप पर। ये कैसे हो सकता है, बाइक ला करके मैं खड़ा किया हूँ और इसके बाद बाबा जी के पास गया हूँ, कितना देर हो गया, 5-7 मिनट, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। और बाइक का कोई ले जाता तो आवाज़ भी आती, स्टार्ट करके ले जाता तब भी आवाज़ आती। इतना जल्दी मैं सड़क के दोनों साइड में देखता हूँ, चांद की रोशनी में, और सड़क भी सीधी है, आखिर मेरी बाइक गई कहाँ, जबकि वहाँ इंसान नाम का कोई ऐसा चीज़ था ही नहीं, पूरा सुनसान इलाका था। और ले दे करके एक बाबा जी मुझे खेत में मिले थे, एक झोपड़ी के पास में, शायद अपने फसल की रखवाली कर रहे थे। इतनी देर में मेरी बाइक गायब हो गई। मैं परेशान हो जाता हूँ, बाबा जी से कहने लगता हूँ, बाबा जी मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं बाइक चला करके आया था, यहीं पर मैंने बाइक खड़ा किया था। और इसके बाद मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूं, और तभी आपका खांसने की आवाज़ आती है, और तब मैं झाड़िए से निकल करके खेत में पहुंच जाता हूँ। बस इतना ही समय तो गया है। बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा शायद तुम भूल कर गए हो, तुम बाइक लेके आए नहीं थे, अगर आते तो बाइक का निशानी भी तो कोई मौजूद होती। कहीं कुछ नजर आ रहा है, देखो हर तरफ सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इंसान भी होगा। बाबा जी सही कह रहे थे, लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ, जिस बाइक पर सवार होकर के मैं शहर से यहाँ तक पहुँचा था, मैं बाइक यहाँ स्टैंड पर लगाया था, इसके बाद बाबा जी के पास में गया था, ये हो क्या रहा है। ऐसा लगा कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। मैं अपना सर पीटने लगा, बाबा जी को बताने लगा कि बाबा जी मैं सच कह रहा हूँ, बाइक में लेके आया था, इसी जगह पर खड़ा किया था। लेकिन बाबा जी हर बात पर मुस्कुरा देते थे और कहते थे, बेटा मैंने कोई आवाज़ नहीं सुना, बाइक अब तुम लाए थे कि नहीं लाए थे तुम ही जान सकते हो। अब चलो भी, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ, मैं तुम्हें सड़क दिखा देता हूँ, मुझे भी कहीं निकलना है, मुझे भी लेट हो रहा है। मैं बाबा जी पर नाराज हो जाता हूँ और कहता हूँ, बाबा जी मेरी बाइक की एक चोरी हो गई और ऊपर से आपको देरी हो रही है, कहीं मेरा बाइक आपने ही तो नहीं चोरी कराया है। आप मुझे बातों में बहला करके बिठा लिए थे, और कहीं आपके साथ में कोई और होगा, और कहीं मेरे बाइक आपने तो नहीं गायब कर दिया है। बाबा जी खुल करके हंसने लगे और कहने लगे, मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ, जब तुम आए थे तो मेरे पास में कोई था यहाँ पर, मैं तो अकेले था ना। अरे नहीं भाई, मैं तो बाइक तक देखा नहीं आपका, मैं कैसे मानूं। बाबा जी अभी भी जिद पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि तुम बाइक लेके नहीं, तुम तो पैदल ही आए थे। अब चलो भी, देर हो रही है, देर हो रही है। मैं बाबा जी पर नाराज हो रहा था, लेकिन बाबा जी बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे थे, मेरी हर बात पर मुस्कुरा देते थे और कहते थे कि देर हो रहा है, चलो भी, नहीं तो और समस्या तुम्हारी बड़ी हो सकती है। समय बहुत खराब चल रहा है, हमें तुमसे बोला था ना बच्चा, रात में सफ़र करना ऐसी जगहों पर सही नहीं होता है। यहाँ पर समय, हर समय में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, लेकिन तुम पढ़े लिखे इंसान हो ना, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम भूत प्रेत को मानते नहीं ना, तो तुम्हें इन बातों को खबर कैसे लगेगी। जो अभी था यहाँ पर, कुछ ही देर में वो नजर नहीं आएगा, और जो नजर नहीं आ रहा था वो नजर आ जाएगा। बाबा जी ना जाने कैसी पहेली मुझे सुना रहे थे, और मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं बाबा जी से लड़ने के मूड में था और लड़ भी रहा था। मैं उनको दोषी करार दे रहा था कि आपने ही मेरी बाइक को चोरी कराया है, इसमें आपका ही हाथ है। लेकिन बाबा जी तो मुझे ज्ञानियों की तरह लेक्चर दे रहे थे, समझा रहे थे कि समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इस जगह पर हर समय समय बदलता रहता है। अभी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ देर में वो नज़र नहीं आएगा।
और जो नहीं दिखाई दे रहा वो तुम्हें नजर आ जाएगा। तुम्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब चलो भी, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूं ताकि तुम सुरक्षित अपने ससुराल पहुंच जाओ। लेकिन बाइक के बिना मैं अपने ससुराल बिल्कुल नहीं जा सकता था। मुझे लगा कि बाबा जी सब कुछ, अब इसमें इनका ही हाथ है। और बाबा जी को मैं कहता हूं कि बाबा जी, जब तक मेरी बाइक नहीं मिलेगी मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, और ना मैं आपको यहां से जाने दे सकता हूं। आप भागने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आप मेरे से ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, और भागने का तो कोशिश भी मत करना। मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा उबल रहा था। मेरी नई बाइक ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, वो भी ससुराल वाले की। ससुराल वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरी पत्नी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन बाबा जी के चेहरे पर ऐसा मैं गुस्सा नहीं देख रहा था। मैं उनसे कई बार गुस्सा हुआ था, लड़ने पर आ गया था, लेकिन हमेशा मुस्कुरा करके मुझे समझा रहे थे कि देखो बेटा, अभी भी समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, तुम इस जगह से निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, आप सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाओ, अपने ससुराल तक पहुँच जाओ। लेकिन मैं ना जाता हूँ, ना बाबा जी के हिलने देता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है तुम मत जाओ, लेकिन मुझे तो जाना होगा। तब मैं कहता हूँ कि एक कदम जरा आगे बढ़ा के दिखाओ। मैं आपको बढ़ने नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बाइक के बारे में बताओगे नहीं कि आपने बाइक कहाँ छुपा के रखा हुआ है, कहाँ चुरा के रखा हुआ, तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। यही बात मैं आखिरी बार बोलता हूँ। इसके बाद जो बाबा जी है ना, मेरे सामने खड़े खड़े जैसे हवा में गायब हो गए हो। सच कहूँ ना, मुझे तो पसीना आ गया था। पूरा बदन ऐसे जाड़े के बुखार की तरफ कांपने लगा था। मैं सही ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरे सामने अभी अभी इंसान मुझसे हंस करके बात कर रहा था, ज्ञान की बातें मुझे समझा रहा था, और अचानक हमारे सामने से बिल्कुल हवा में कहीं गायब हो जाता है। तो सोच कर देखो, अगर आप उस जगह पर होते तो आपके साथ क्या होता। वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। मैं तो एकदम घबरा गया था, डर गया था, पूरा शरीर कांपने लगा था। आज जैसे ही गायब होते हैं ना, उस जगह पर बड़ी डरावनी डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। लगता है कि आसपास में खेतों से जानवर मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। गीदड़ों की आवाज, भेड़ियों की आवाज जैसे मुझे साफ साफ सुनाई देने लगती है। और वो इलाका ऐसे ही सुनसान था, और ऊपर से वो डरावनी जानवरों की आवाज मुझे दहशत में भर देती है। मैं अब देख लेता हूं कि कहीं मैं खतरे में तो नहीं पड़ गया हूं। और खतरे में तो मैं अपने आप को देख रहा था जब से बाबा गायब हुए थे। अब वही डरावनी आवाज जैसे लग रहा था कि मेरे नजदीक पहुंच रही है। हर पल वो आवाज मेरे नजदीक पहुंचती जा रही थी। भयानक भयानक भेड़ियों की गुर्राने की आवाज, गीदड़ों की चिल्लाने की आवाज, जैसे वो मुझे चारों तरफ से घेर रहे हो, चारों तरफ से घेर रहे हो, और मैं उनके बीच में घिरा हुआ अपने को पाता हूँ। मुझे लाल लाल आंखें हर तरफ घूरती हुई नजर आती है। वो जानवरों की, गीदड़ों की, भेड़ियों की आवाज जैसे आंखें हो, वो मुझे एक घेरे में ले लिया हो। मैं चिल्लाने लगता हूँ, रोने लगता हूँ, बाबा जी कहाँ गए आप, बाबा जी आप कहाँ गए, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मैंने आपको चोर बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, आप इस टाइम मेरी आप मदद कीजिए, मेरी आप मदद कीजिए। और वाकई में ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि अगले पल ये भेड़िया, ये जो जंगली जानवर हैं, मुझ पर टूट पड़ेंगे। और ऐसा ही लग रहा था, वो चारों तरफ से मुझे घेर चुके थे। मैं उनको गिनती करता हूं तो मैं गिन नहीं पाता हूं। छोटे बड़े बहुत सारे मुझे नजर आते हैं। हाँ, मैं उनके बीचों बीच फंसा हुआ था। मेरा बदन कांप रहा था, बदन थर थर कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि ससुराल क्या, मैं यहाँ से जिंदा भी बच नहीं पाऊंगा। ससुराल तो दूर की बात है। और रहा बाइक, अरे बाइक क्या करूंगा, जान बचाना मुझे चाहिए। अगर जिंदगी रही तो बाइक तो और भी मैं ले सकता हूँ। मैं यही सब सोच रहा था कि मैं कैसे इन भेड़ियों के चंगुल से, इन जानवरों के चंगुल से मैं बाहर निकलूं। बाबा बाबा चिल्लाने लगता हूँ, बाबा जी मुझे मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, आप मेरी जान बचा सकते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भेड़िए बिल्कुल घेरा बना चुके थे। जैसे लग रहा था
कि वो पंजा मुझे अब मार देंगे। चारों तरफ मैं नज़रें घुमा के देखता हूँ तो बस थोड़ा सा ही दायरा था। वो अपना एकदम पंजा कभी भी मुझ पर चला सकते थे, मुझे दबोच सकते थे। मैं उनकी मुंह का सांस की बदबू महसूस कर रहा था और उनके बदन से जो बदबू उठ रही थी वो भी महसूस कर रहा था। हवा में उस टाइम ठंडक मुझे आवाज दे रही थी और जबकि गर्मी का टाइम था। ऐसा लग रहा था कि जाड़ों का महीना आ चुका है। ठंडक मुझे महसूस हो रही थी, हवा में नमी थी और जो हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि दिसंबर का महीना हो। आज सच कहूं ना, मैं अब सोच लिया था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। अब मैं आखिरी बार बाबा बाबा चिल्लाता हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। ऐसा लगा कि मैं अब लहरा करके जमीन पर गिरने वाला हूं। ये जो जानवर हैं जो मुझे घेर रखे हैं, ये मेरे चिथड़े चिथड़े नोच डालेंगे। और उसी वक्त में जैसे मैं जमीन पर गिरने गिरने जा रहा था, दो हाथ मुझे संभाल लेता है और उसी पल जो जानवर मुझे घेर के खड़े थे वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे होता है, मैं देखता रहता हूँ और मेरे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे ये भयानक सपना है, मैं नींद में हूँ, मैं सपने की दुनिया में हूँ। हकीकत में तो कभी भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। और इसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं बेहोशी में चला गया था। जब मेरी आंख खुलती है वही बाबा मुझे नजर आते हैं और मैं उनकी झोपड़ी के पास में था। वो मुझ पर पानी डाल रहे हैं, उठा रहे हैं, अरे उठो भी, उठो भी, उठ जाओ, उठ जाओ, समय बिल्कुल अनुकूल है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ भी, यहाँ समय का परिवर्तन होता रहता है, अब देर मत करो, चलो मैं तुम्हें सही रास्ते पर पहुंचा देता हूँ। एक पल तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी मौत हो चुकी है। जब बाबा नजर आते हैं ना, तब मन में थोड़ी राहत आती है और तभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूं। जब मुझ पर पानी छिड़काव करते हैं और तब मुझे अब उस ठंडक का एहसास होता है कि हाँ, मेरी सांस अभी चल रही है, मैं जिंदा हूँ। अपने शरीर को देखता हूँ कि हाँ, मेरे शरीर तो बिल्कुल सही सलामत है, मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। वो जंगली जानवर मुझे छोड़ के चले गए हैं। और तब मैं उठ के खड़ा होता हूँ। हाँ, बाबा जी कहते हैं तुम्हारा बैग बैग नीचे पड़ा है, लेकिन माफ करना दोस्त, मिठाई बहुत बढ़िया थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तुम्हारा मिठाई खा गया हूं, अब तुम ले लेना अपने परिवार वालों के लिए। बाबा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मैं उन पर नाराज नहीं होता हूं। मैं कहता हूं बाबा जी, मिठाई की चिंता नहीं है, मुझे बस सही रास्ते पर बता दीजिए। ये सब क्या था, ये जंगली जानवर कौन थे? मेरे मुंह से सही ढंग से आवाज नहीं निकल रही थी। तब बाबा कहते हैं, मैं तुमसे कहा था ना, इस जगह पर समय हमेशा बदलता रहता है, अभी समय तुम्हारे अनुकूल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं तुम यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं। फिर समय बदलने लगेगा और फिर तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। चलो भी, उठो भी, लेकिन मिठाई के बारे में तुम मेरे से मत पूछना, मिठाई मैं सारा का सारा खा चुका हूं, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, अब चलो भी। इसके बाद हम जैसे ही झाड़ी से निकलते हैं और सड़क पाते हैं, मेरी बाइक जहां पर मैंने खड़ा किया था ना, वहीं पर खड़ी नजर आती है। जिस एंगल में थी उसी एंगल में, कोई भी बदलाव नहीं था। तो ये सब क्या था, लेकिन अभी ये सब सोचने समझने के टाइम नहीं था। बाबा जी कहते हैं बाइक स्टार्ट करो, मैं तुम्हें रास्ते तक छोड़ आता हूं। आप मेरे पीछे बैठ जाते हैं। मैं कांपते हाथों से बाइक चलाते हुए उसी तीनों रास्ते के पास में आ जाता हूं। आज जो सबसे पहला रास्ता था, उसी पर बाबा जी कहते हैं यही तुम्हारा रास्ता है, बस सीधे चलते जाओ और फिर तुम्हारा ससुराल आ जाएगा, लेकिन पीछे मुड़ करके मत देखना, कोई भी आवाज तुम्हें दे तुम रुकना मत, समय फिर बदलने वाला है। मैं कहता हूं जितना जल्दी हो सके अपने ससुराल पहुंच जाओ और ऐसा गलती फिर से मत करना। इस जगह पर अकेले आने का, वो भी रात में, ऐसी गलती को दोबारा दोहराना मत। बाबा जी तो खड़े रह गए थे। मैं तेजी से बाइक दौड़ाते हुए फिर मैं दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल लेकर के और अपने ससुराल की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन अभी भी
ससुराल मुझे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब पीछे से एक आवाज आती है कि रुको भी, ऐसा लग रहा था कि बाबा जी ही बोल रहे थे, उनकी ही आवाज है, भारी वाला आवाज। लेकिन अगले पल दिमाग में बाबा जी की बात पहुंच जाती है, नहीं, पीछे कभी भी मुड़ कर मत देखना, और कोई आवाज भी देना तो उस पर रिएक्ट मत करना, ना बाइक मत रुकना, सीधे अपने ससुराल पहुंच जाना। और इसके बाद मैं रोकता नहीं। और वो आवाज पहले तो बाबा जी की लग रही थी, और इसके बाद आवाज बदल जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम मीठी आवाज है, किसी लड़की की, नवजुवक लड़की की आवाज है, बारीक आवाज। और वो मेरा नाम लेके पुकार रही थी, मेरे दोनों नाम, बबलू वीरेंद्र, बबलू वीरेंद्र, रुको भी, हम तुम्हें ससुराल तक सही सलामत पहुंचा देंगे। लेकिन मैं पलट के नहीं देखता। जब मेरे ससुराल की गांव की लाइटें नजर आने लगती है, तब मैं थोड़ा मन शांत होता है, और वो आवाज अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। और आखिरकार मैं अपने ससुराल पहुंच जाता हूँ। ससुराल में जो सब कुछ मेरे साथ में घटी हुई घटना थी, मैं अपने परिवार को बताता हूँ, अपने पत्नी को बताता हूँ, अपने सास ससुर को बताता हूँ, तो लोग डर से कांप जाते हैं। कहते हैं बेटा, ऐसा तो कभी हमने सुना भी नहीं था, कौन थे बाबा? तब मैं बाबा कहता हूँ, बाबा खुद मुझे कोई भूत की तरह लग रहे थे, मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए थे। तब हमारे सास ससुर कहते हैं कि बेटा, ये रात के टाइम अकेले चलना ठीक नहीं है, शायद बाबा कोई अच्छी, अब एक तरह से वो भूत प्रेत होंगे जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, तभी तो तुम्हें उन जंगली भूत प्रेतों से तुम्हें बचाया था, और तुम्हें सही रास्ता भी बताया था। अब वाकई में उस घटना को आज भी मैं महसूस करता हूँ जैसे मेरे साथ में कल ही घटी हो। जब ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा सपना भी आता था। शुरू में मैं डर जाता था, मेरी पत्नी डर जाती थी, क्या हुआ क्या हुआ। तब मैं कहता था कि वही सपना देखा था, मैं अपने आप को उसी जगह पर पाया था। लेकिन बाबा कहते हैं तुम अकेले मत आया करना, तुम अकेले मत रात को आया करना। और मैं इस बार तो बचा दिया, लेकिन अगली बार नहीं, क्या पता मैं इस जगह पर रहूं या ना रहूं। तो दोस्तों, ये थी आज की बबलू यानी वीरेंद्र जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी आप बीती हुई हो, कोई ऐसी भूतिया घटना घटी हो, तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपने घटना को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाई वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।